दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री बयान देने ही वाले थे। शाम 5 बजे का समय भी इसके लिए बाकायदा तय किया गया था, लेकिन विपक्ष के महाहंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही आज भी नहीं चल पाई। पीएम मोदी बोल नहीं पाए। आज संसद के अंदर भी जुबानी आग थी और संसद के बाहर भी। लोकतंत्र के मंदिर में आज सिर्फ सवाल नहीं गूंजे, बल्कि सियासी युद्ध का शंखनाद हो गया। आज की सियासत ने महाभारत के नए अध्याय की भूमिका तैयार कर दी है। एक एक करके पूरी खबर आपके सामने हम रखते जाएंगे, लेकिन आज की पहली बड़ी खबर जानिए। लोकसभा ठप, विपक्ष के हंगामे के आगे सदन पूरे दिन बेबस रहा। कार्रवाई नहीं चली, हंगामा होता रहा और देश के भीतर यह सवाल चलता रहा कि क्या संसद अब बहस की जगह बवाल का अड्डा बन चुकी है। दूसरी तस्वीर, किताब को लेकर मची किचकिच। वो किताब जिससे सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया। संसद के बाहर आज राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की उसी किताब के साथ नजर आए, जिस पर परसों से ही सियासी तूफान लाने की कोशिश में नेता विपक्ष लगे हुए हैं। कांग्रेस इसे संसद में भी बताना चाहती है, जबकि बीजेपी इसे सेना और देश के अपमान से जोड़कर देख रही है। आज इससे भी एक कदम आगे जाते हुए किताब के जवाब में किताब की नई किस्त संसद में रखी गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ लिखी गई किताबों का पूरा पुलिंदा लेकर संसद भवन पहुंच गए। संदेश साफ था, अगर सवाल किताब से उठेंगे तो जवाब भी किताबों से ही दिया जाएगा। किताबों का किसी भी रूप में जिक्र होना, आप कहेंगे अच्छी ही खबर हो सकती है, लेकिन विवादों वाली किताबों के जरिए आज संसद में तर्क नहीं, कुतर्क ज्यादा हुआ। पन्नों से वार पलटवार किया गया और बात यहीं तक सीमित नहीं रही। आज संसद के बाहर राहुल गांधी के एक शब्द ने दिल्ली की ठंड में सियासी तपिश भी पैदा कर दी। रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्हें राहुल गांधी ने गद्दार बता दिया। अपने मंत्री पर हुए इस शाब्दिक हमले ने बीजेपी को गुस्से से भर दिया है। यह पूरी खबर भी आपके सामने कुछ देर में विस्तार से हम रखने वाले हैं। तो संसद के अंदर और बाहर की इन 4 बड़ी खबरों ने आज देश का सियासी पारा हाई कर दिया है। एक के बाद एक ऐसे सियासी वार हुए जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को पूरी तरह से रणभूमि में तब्दील कर दिया। जनहित में बारी बारी से हम आपको इन तमाम खबरों के अंदर की पूरी कहानी दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले शुरुआत कुछ तीखे सवालों के साथ करेंगे। क्या यूं ही हंगामे के नाम पर देश का करोड़ों रुपया रोज बर्बाद होता रहेगा? पक्ष विपक्ष मिलकर सदन चलाने का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे? सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध क्यों बना हुआ है? विपक्ष के सांसद अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे? संसदीय गरिमा का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा है? ये सवाल सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष से भी हैं। जनहित की बात जहां होनी चाहिए, वहां पर राजनीतिक हित को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। देश को टकराव नहीं, तालमेल चाहिए। नारे नहीं, नतीजे चाहिए जो जनहित में हो। लेकिन राहुल गांधी के कुछ मुद्दे हैं जिसे वो अपने लिस्ट के रनवे से उतारना नहीं चाहते। उनको लगता है कि इन मुद्दों के जरिए वो राजनीति की नई उड़ान भर लेंगे। उनकी बातों में शामिल मुद्दे भी आप जरा जान लीजिए। ट्रंप के दावे, जिसको लेकर लगातार बवाल किया जा रहा है। अमेरिका से डील का पूरा सच कांग्रेस पार्टी बार बार मुद्दा बनाकर इसे उठा रही है। रूस से तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, इस पर स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। गलवान युद्ध पर 3 दिनों से सियासी रण हम देख रहे हैं और नरवणे की किताब को लेकर संसद के अंदर से लेकर बाहर तक राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उछालकर सरकार को शर्मिंदगी से भरने की कोशिश में लगे हुए हैं और इन्हीं 5 मुद्दों की भेंट संसद भवन लगातार चढ़ रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर सबसे ताजा बवाल जो आज सामने आया है, उसी से जनहित की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी ने आज केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह दिया। सवाल पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या एक और सेल्फ गोल कर लिया? बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर
सड़कों पर उतर आए। राहुल गांधी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। रवनीत बिट्टू को गद्दार कहना सरदारों का अपमान बताया गया। बीजेपी इस मामले को यहीं खत्म नहीं होने देना चाहती। पंजाब की सियासत में इस मामले की एंट्री कराने की तैयारी है, क्योंकि तकरीबन 13 महीने के बाद पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास जब कांग्रेस के दर्जन भर सांसद संसद के गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां पहुंच गए। बिट्टू संसद के भीतर जाने वाली सीढ़ियों पर अपने लिए रास्ता तलाश ही रहे थे, तभी राहुल गांधी ने ट्रेटर कहकर उन्हें संबोधित किया। राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू की तरफ हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया और आगे बढ़ गए। दोनों का यह पूरा संवाद अंग्रेजी में हुआ। Here is the traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. सर थोड़ा आप अरे आप don't worry, you'll come back. ट्रेटर का हिंदी में मतलब गद्दार या विश्वासघात करने वाला होता है। यानी साफ शब्दों में राहुल गांधी ने रवनीत को गद्दार कहकर संबोधित किया। बिट्टू ने पलटवार में उन्हें देश का दुश्मन कहा। अब बीजेपी ने गद्दार कहने को मुद्दा बना लिया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है। उनकी ओर से इस पूरे मामले में क्या कहा गया है, सुनिए। पगड़ी से हमेशा पर पंजाबियों से हमेशा गांधी फैमिली को तकलीफ रही है। वो आज अंदर कहते तो ना पता लगता, ये तो सारी मीडिया के सामने उन्होंने ये बात की है। और इतना सीनियर लीडर और इतने बड़े परिवार का लीडर जो इस मंदिर में पार्लियामेंट में ऐसी बात करे। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के बड़े नेता हैं। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गए। बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया, राज्यसभा के जरिए संसद भवन पहुंचाया। राहुल गांधी ने बिट्टू को ऐसे वक्त में गद्दार बोलकर सियासी सेल्फ गोल किया है जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने में साल भर का वक्त बाकी है। बिट्टू को वैसे राजनीति विरासत में मिली है। रवनीत सिंह बिट्टू पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। आप 3 बार कांग्रेस से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। अभी केंद्र में रेल और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री हैं। राहुल के बयान का दूर तक क्या असर हो सकता है वो बताएंगे, मगर पहले इनके परिवार के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। साल 1995 की बात है। उस दौर में पंजाब आतंकवाद का शिकार था। राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री इन्हीं बिट्टू के दादा बेअंत सिंह थे। चंडीगढ़ सचिवालय के बाहर 31 अगस्त 1995 को मानव बम के हमले में बेअंत सिंह की शहादत हो गई थी। आजाद भारत में किसी मुख्यमंत्री की हत्या का यह पहला मामला था। बिट्टू के दादा ने देश की एकता के लिए अपने प्राण दिए, लेकिन आज कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने उन्हीं के पोते को गद्दार बता दिया। बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर गर्म है। पार्टी के नेताओं ने इसे सिख समुदाय के अपमान से जोड़ते हुए कांग्रेस के खिलाफ पुरानी फाइलें खोल दी हैं। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। ये सिख कम्युनिटी के लिए सीरियस इशू है। पर बिट्टू जी कौन है? इनके अपने ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ही फेल टू एन असैसिन्स बुलेट। रवनीत बिट्टू को राहुल गांधी ने गद्दार बताया है, तो इसके विरोध में बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस को सिख विरोधी कहकर कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बहाने कांग्रेस पर सिख विरोधी होने के आरोप सालों से लगते आए हैं। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी, तब आतंक विरोधी कार्रवाई के तहत गोल्डन टेम्पल में 3 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। सिख समुदाय इसको लेकर इंदिरा गांधी पर हमले करता रहा। बाद में इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, तब दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे हुए थे। हजारों लोगों की जान चली गई थी। अब राहुल गांधी ने बीजेपी के सिख नेता को गद्दार कहकर उस विवाद को आगे कर दिया है।
बीजेपी के कार्यकर्ता इसी से नाराज होकर सड़कों पर उतरे, राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। वैसे गद्दार विवाद पर कांग्रेस के पास सफाई के लिए शब्द तो नहीं, बावजूद इसके कांग्रेस के सिख नेता बिट्टू पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्हें याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस ने बिट्टू को सब कुछ दिया, नतीजे में क्या मिला। बिट्टू क्या कहता है, बिट्टू से मतलब नहीं है बिट्टू क्या कहता है। देश का दुश्मन कौन है या नहीं है, ये देश जानता है, ये दुनिया जानती है। राहुल गांधी जी के परिवार ने इस देश के लिए जान दी है। कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने इस देश के लिए जान राहुल गांधी ने आगे हाथ बढ़ाया, बिट्टू ने नहीं मिलाया। हाथ तो वो मिलाना चाहते थे, वो मिलाना चाहते थे आदरणीय बिट्टू जी। तो हमने ही बाद में कहा कि ऐसे लोगों से कहीं हाथ थोड़ी मिलाना चाहिए आपको। वैसे संसद भवन की कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि किताबों के जरिए आगे बढ़ती है। अब बात जरा उन किताबों की जो सफदर हाशमी के शब्दों में करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की। लेकिन हमारी संसद में किताब युद्ध चल रहा है, मेरी किताब बनाम तेरी किताब का। एक तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं, जिनकी गाड़ी देश के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे की उस किताब पर पिछले 3 दिनों से अटकी हुई है, जो सत्ता पक्ष के मुताबिक अभी बाजार में आई भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अब एक किताब के जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे 100 किताबों के साथ आज संसद भवन में हाजिर हो गए। इन किताबों में क्या है, आपको निशिकांत दुबे की जुबानी बताएंगे, लेकिन पहले 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर संसद भवन के बाहर की है, जब राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की वो किताब मीडिया को दिखाई, जिसे अभी रक्षा मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली है, जो सरकार के मुताबिक अभी छपी भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने आज ये किताब कैमरे के सामने पेश की, यानी राहुल गांधी ने सरकार को झूठा साबित करने की कोशिश की। लेकिन इस एक किताब के जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे उन अनेक किताबों के साथ संसद भवन पहुंच गए जो नेहरू गांधी परिवार पर लिखी हुई हैं। निशिकांत दुबे के मुताबिक ये किताबें नेहरू गांधी परिवार के स्याह पक्ष के दस्तावेजी सबूत हैं और इन पर भी संसद में चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष पर निशिकांत दुबे के किताबी पलटवार से पहले राहुल गांधी को सुनाते हैं, जिन्होंने जनरल नरवणे की किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में गलवान झड़प से जुड़ी कहानी का वो अंश सुनाया है जो नेता विपक्ष के मुताबिक सरकार की कमजोरी की निशानी है। स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना जी। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी जी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की जी। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। राहुल गांधी के मुताबिक गलवान विवाद के समय प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। हालांकि ये किताब मैंने पढ़ी नहीं है, ये किताब अभी बाजार में आई भी नहीं है। फिर भी अगर राहुल गांधी के हाथ में जो किताब है, अगर उसमें जनरल नरवणे ने लिखा है कि उन्हें प्रधानमंत्री ने गलवान विवाद के समय यह कहा कि जो उचित लगे, जो उचित समझो वो करो, तो इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि उन्होंने सेना को अपने मन मुताबिक कार्रवाई की छूट दे दी थी। साल 2020 में 15-16 जून की रात भारतीय सेना ने अदम्य शौर्य का परिचय दिया और चीन के घुसपैठिए सैनिकों को पीछे धकेल दिया। चीनी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। उस संघर्ष में हमारी सेना के 20 जवानों ने शहादत दी थी, जबकि चीन को इससे 2 गुना से ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि चीन ने अपने सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की ही बात कबूल की थी, लेकिन रूस की समाचार एजेंसी तास के मुताबिक गलवान में भारतीय सेना से झड़प में चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। जाहिर है, यह भारतीय सेना को चीन पर पलटवार की खुली छूट का ही नतीजा था। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि पीएम ने सेना प्रमुख को यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जो उचित समझो वो करो। इस पर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ लिया कि फिर आपके हिसाब से प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था। तो उसके जवाब में राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए।
मुझे पीएम को क्या करना चाहिए था जो आपके I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. राहुल जी ऊपर थोड़ा So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। राहुल गांधी के किताबी दावे के बाद अब निशिकांत दुबे का किताबी पुलिंदा भी खोल लेते हैं। निशिकांत दुबे के मुताबिक आज वो राहुल गांधी की एक किताब के जवाब में 100 किताबों के साथ संसद पहुंचे। उन्होंने एक एक कर नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी सारी किताबें दिखानी शुरू की। इन किताबों का हवाला देकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेहरू गांधी परिवार के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिन्हें मैं दोहरा नहीं सकती। निशिकांत दुबे किताब के हर पन्ने के बारे में जानकारी साझा कर लेना चाहते थे, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। निशिकांत दुबे इन किताबों और उनमें लिखी बातों का जिक्र करते रहे। हालांकि स्पीकर की चेयर पर बैठे टीडीपी सांसद कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की रूलिंग का हवाला देकर निशिकांत दुबे को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद निशिकांत दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर से इन सारी किताबों को मीडिया के सामने पेश किया, नेहरू गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। तो सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में 2014 के पहले की जो कहानी है, जिससे कि देश का बहुत बड़ा वर्ग अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में आप चर्चा करा लीजिए। पार्लियामेंट में चर्चा हो जाएगी तो गांधी नेहरू परिवार का जो मक्कारी का, भ्रष्टाचार का, जो अनैतिक संबंधों का जो जखीरा है, जिसके कारण भारत आज भुगत रहा है, उसका पूरा इतिहास होना चाहिए। और मैं उनसे यही आग्रह करने के लिए आज खड़ा हुआ था कि इन सारे किताबों पर जो है चर्चा हो जानी चाहिए। संसद में चर्चा का विषय था राष्ट्रपति के अभिभाषण का, लेकिन चर्चा हो रही है उन किताबों की जिनका राष्ट्रपति के अभिभाषण से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वैसे शुरुआत 2 फरवरी को हुई, जब राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब का जिक्र किया तो रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। लेकिन राहुल गांधी उस किताबी बात पर टिके रहे, अटके रहे। ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से शोरगुल का दौर जारी रहा। 3 फरवरी को हंगामा इतना बढ़ गया कि विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। आज यानी 4 फरवरी को भी हंगामे का सिलसिला जारी रहा, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी नहीं बोल पाए। जरा सोचिए, 5 बजे उनके बोलने का समय मुकर्रर किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री हंगामे की वजह से नहीं बोल पाए। ऐसे में संसद के अंदर से बाहर तक विपक्ष और सत्ता पक्ष अब आमने सामने है। कांग्रेस की ओर से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को भी निलंबित करने की मांग की जा रही है। जब चाहे किसी को खड़ा कर देंगे और वो जो चाहे कह सकता है, लेकिन हम एलओपी को नहीं बोलने देंगे। ये बिल्कुल हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि उनकी आवाज़ उठाएं, और हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। और हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा, तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। ये राहुल गांधी के रवैये के कारण, राहुल गांधी जिस ढंग से कल बयान दे रहे थे, हमें हंसी आ रही थी कि अहंकार भरा बयान। संसद में दोनों तरफ से किताब युद्ध जारी है। अब सवाल यह है कि संसद के अंदर किताबों, अखबारों या फिर किसी दस्तावेज के जिक्र को लेकर संसदीय नियम क्या कहते हैं। इसे जनहित में हमने लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य से समझने की कोशिश की है। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप गौर से सुने। कोई भी मेंबर किसी किताब, आर्टिकल या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे जिसका हाउस के बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका सीधा मतलब ये है, जो अखबार हो या बुक हो या कोई आर्टिकल हो जिसका बिजनेस के साथ ताल्लुक है, तो वो रेज कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही है। अगर स्पीकर रूलिंग देते हैं कि नहीं हो सकता, तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो एक तरह से फाइनलिटी होती है। स्पीकर का जो रूलिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अब सांसदों के संसदीय आचरण की बात कर लेते हैं। बीते 11 साल में आज पहली बार ऐसा हुआ जब विपक्ष के हंगामे की वजह से प्रधानमंत्री मोदी तय वक्त पर अपना भाषण नहीं दे पाए। संसद की कार्यवाही टालनी पड़ गई, उनका भाषण टालना पड़ गया। क्लास में सारे बच्चे एक साथ बोलने लगते हैं तो टीचर की ओर से कहा जाता है एक साथ मत बोलो, चीखो मत, धीरे बोलो,
सबको बोलने का मौका मिलेगा। और आपको भी स्कूल टाइम याद होगा कि टीचर के कहते ही सारे बच्चे शांत हो जाते थे, अपनी बारी के इंतजार में रहते थे। लेकिन हमारे कुछ सांसदों ने आज जता दिया है कि वो ऐसी किसी भी बात पर, ऐसे किसी भी अनुशासन से ऊपर हैं। उन्हें प्रिविलेज है अनलिमिटेड शोर मचाने का, स्पीकर को स्पीकर न मानने का, पूरी की पूरी संसद को हाईजैक कर लेने का। बीते 11 साल में देश ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष को नारेबाजी करते, रुकावटें डालते कई बार देखा है, लेकिन इस पर भी विपक्ष ने भाषण से कभी रोक नहीं पाया, बल्कि हमले ना झेल पाने पर वॉकआउट करता हुआ नजर आया। जिस कागज को उछालने की हरकत पर विपक्ष के 8 सांसद लोकसभा से कल सस्पेंड किए गए, वही हरकत आज फिर दोहराई गई। आज भी चेयर की तरफ कागज उछाले गए, चुनौती दी गई कि कितनों पर एक्शन लोगे। विपक्ष के मिले जुले नारों का शोर खुद में कंफ्यूज करने वाला रहा कि उसे सरकार से यूएस ट्रेड डील पर पहले जवाब चाहिए या फिर राहुल गांधी के मनमर्जी भाषण का रोकना उनके लिए बड़ा मुद्दा है। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। पहली कार्यवाही 11:05 तक चली, सदन 12 बजे स्थगित हो गया। दूसरी कार्यवाही 12 बजे से 12:16 तक चली, लोकसभा दूसरी बार स्थगित करनी पड़ी। तीसरी कार्यवाही 8 मिनट ही चल पाई, 2:10 पर सदन तीसरी बार स्थगित हुआ। चौथी कार्यवाही शाम 5 बजे शुरू हुई। पीएम मोदी का संबोधन होना था, काफी महत्वपूर्ण, लेकिन 1 मिनट में ही 5:01 पर सदन कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वैसे इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष स्पीकर के चैम्बर भी पहुंचे थे। स्पीकर ने विपक्ष से कहा कि जवाबों के लिए उसे पीएम का संबोधन सुनना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का एजेंडा शिफ्ट होता रहा। उसका कहना था कि जब नेता प्रतिपक्ष का भाषण पूरा नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री का भाषण क्यों सुना जाए। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्पीकर के चैम्बर में ही जोरदार बहस हो गई। वैसे कांग्रेस ने सुबह ही साफ कह दिया था कि वो आज प्रधानमंत्री को किसी भी कीमत पर बोलने नहीं देगी। शाम को संसद में जो हालात बने उसको लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया, और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की। जहाँ प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसके भी 3-4 चेयर ऊपर जा करके महिलाओं का झुंड आगे, फिर पीछे पीछे सभी पुरुष। ये स्थिति क्या कहती है? ये स्थिति कहती है कि हम, जनता हमें हरा रही है तो हम आपको सदन में बोलने नहीं देंगे। आरोप बेहद गंभीर है, लेकिन सवाल है कि अगर संसद के नियम ही न मानने हैं, न अपनी बात नियमों से कहनी है, न दूसरे की बात नियमों से सुननी है, तो फिर संसद चलेगी कैसे? फिर सांसद बनने, संसद जाने का तुक क्या है? कल विपक्ष यूएस डील पर सरकार से जवाब मांग रहा था, और आज जब वाणिज्य मंत्री जवाब दे रहे थे तो सुनने की बजाय लगातार विपक्षी दल शोर मचाते रहे। यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने कि भारत और अमेरिका काफी हद तक एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। और क्या गारंटी है कि अब कल प्रधानमंत्री संसद में बोलेंगे तो विपक्ष उन्हें बोलने देगा, धैर्य से उनकी बातें सुनेगा? अगर नहीं सुनेगा तो उसके सवाल कौन सुलझाएगा, जिसके उत्तर वो प्रधानमंत्री मोदी से ही चाहते हैं, लेकिन उन्हें बोलने देना नहीं चाहते। आइटम नंबर 13 डर गए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे लड़कियों को। निशिकांत जी कई एक पार्टी की वजह से और एक व्यक्ति की वजह से, नेता प्रतिपक्ष की वजह से जिस तरीके से सदन का माहौल खराब हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि एक गलत परंपरा की भी शुरुआत है। विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष क्या राष्ट्रपति का भाषण पे बोलेगा, वो सरकार तय नहीं कर सकती। सरकार मैक्सिमम उनका स्पीच रेडी कर सकता है, हमारा स्पीच सरकार नहीं रेडी कर सकता। मर्जी से थोड़ी बोलेगा, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है,
यहाँ नियम से बोलना पड़ता है। कैसे एलओपी को चुप कराएं, कैसे ऑपोजिशन को बंद कराएं, कैसे ऑपोजिशन को भागीदारी ना लेने दें मोशन ऑफ थैंक्स में, क्योंकि शायद हो सकता है प्रधानमंत्री किसी और चीज़ में व्यस्त हो, प्रधानमंत्री आना नहीं चाह रहे होंगे तभी आए नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि सिर्फ शोर मचाने के लिए संसद भवन नहीं जाएं, वहां पर कुछ कामकाज भी करें जो जनहित के मुद्दे से जुड़ा हुआ हो। और विपक्ष से ये गुजारिश है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप हजारों सवाल दाग रहे हैं तो फिर उनको सुनने का धैर्य भी दिखाएं। अब कल 11 बजे जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो फिर क्या बनेगी स्थिति, हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए अब वक्त है आज के जनहित स्पेशल का। क्या आपका बच्चा ऑनलाइन गेम खेलते हुए खाना पीना तक भूल जाता है? क्या आपका बच्चा देर रात तक आपसे छिपकर मोबाइल पर गेम खेलता है? क्या आपका बच्चा मोबाइल पर गेम खेलने से रोकने पर आक्रामक हो जाता है? तो आप बेहद सावधान हो जाएं, क्योंकि गाजियाबाद में 3 बहनों ने एक साथ सुसाइड कर लिया क्योंकि उन्हें मोबाइल गेमिंग की लत थी। और ये लत इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें मोबाइल गेमिंग छोड़ने से ज़्यादा आसान सुसाइड कर लेना लगा। अगर आपके बच्चे ने भी कभी कहा आई एम सॉरी मम्मी पापा, गेम नहीं छोड़ सकता, तो आज की ये जनहित स्पेशल रिपोर्ट आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये कोई बच्चों वाला गेम नहीं है। अगर हिलते हुए पकड़े गए ना तो मारे जाओगे। Game over. सुसाइड नोट छोड़ा जी कि पापा हम गेम नहीं छोड़ सकते, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते, हम मर जाएंगे, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते। जो 6 के 6 गेम जीतेगा उसे इनाम में ढेर सारा पैसा मिलेगा। बच्चों ने जंप लगा दी, तीनों बच्चों ने, मेरे तीनों बच्चों ने, मतलब गेमिंग के चक्कर में, गेमिंग का टास्क था वो। जो प्लेयर खेलने से मना करेगा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये कोई बच्चों वाला गेम नहीं है। अगर हिलते हुए पकड़े गए ना तो मारे जाओगे। यहाँ से कूद करके तीनों बहनों ने अपनी जान दे दिया। गाजियाबाद की भारत सिटी में 3 बहनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब भारत के हर माता पिता के लिए खतरे की घंटी है, जिनके बच्चे मोबाइल गेम्स की लत के शिकार हैं। तीनों बच्चों ने, मतलब गेमिंग के चक्कर में, गेमिंग का टास्क था वो। मुझे कल फोरेंसिक वालों ने बताया कि गेमिंग के टास्क में थे आपके बच्चे, आपको पता ही नहीं था। इससे ये होगा जी। सबसे बड़ी बहन 16 साल की थी, उससे छोटी बहन 14 साल की थी और सबसे छोटी बहन तो सिर्फ 12 साल की थी। लेकिन तीनों ने एक साथ ऐसा कदम उठाया कि जिसने सुना उसकी रूह कांप गई। 8 पेज का सुसाइड नोट जिसमें रोते हुए चेहरा बनाया, लिखा आई एम सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी पापा। दीवार पर टूटा हुआ दिल बनाया और लिखा मेक मी अ हार्ट ऑफ ब्रोकन, आई एम वेरी वेरी अलोन, माई लाइफ इज वेरी वेरी अलोन। और फिर रात के 2 बजे तीनों बहनें घर की खिड़की से कूद गई। दरवाजा उन्होंने अंदर से बंद कर लिया था। रात करीब 2 बजे की ये घटना है। दरवाजा उन्होंने अंदर से बंद कर लिया था और यहाँ जो ये खिड़की आप देख रहे हैं, यहाँ बाकायदा तीनों बहनों ने एक स्टूल का इस्तेमाल किया। यहाँ पर एक स्टूल लगाया गया और उसके बाद इस स्लाइडर जो दरवाजा है उसको खोला गया और उसके बाद यहाँ से कूद करके तीनों बहनों ने अपनी जान दे दी। तीनों बहनें गेम नहीं छोड़ पाए और एक साथ जिंदगी छोड़ दी। तीनों को कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन गेम की आदत लगी। टास्क बेस्ड ऑनलाइन कोरियन लव गेम की लत लग गई थी। इस कदर गेम की लत थी कि स्कूल भी छोड़ दिया था। खुद को कोरियन नामों से बुलाती थी, खुद को कोरिया की प्रिंसेस मानती थी, एक दूसरे को कोरियन नामों से ही बुलाती थी।
जिन बच्चियों को अभी ठीक से इंग्लिश लिखना तक नहीं आता था, उन्होंने 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और लिखा, इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ। परिवार का दावा है कि सुसाइड नोट में उनकी एक बेटी ने लिखा है कि मम्मी पापा सॉरी, गेम नहीं छोड़ पा रही हूं। अब आपको एहसास होगा कि हम गेम से कितना प्यार करते थे, जिसको आप छुड़वाना चाहते थे। कोरिया आवर लाइफ, गेम छोड़ ना पाए। कल आखिरी टास्क था और ये आखिरी टास्क था सुसाइड का। सुसाइड नोट छोड़ा जी कि पापा हम गेम नहीं छोड़ सकते, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते, हम मर जाएंगे, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते बस। आखिर ये कौन सा कोरियन लव गेम है जो बच्चों को सुसाइड का टास्क देता है? Game over. ये एक टास्क बेस्ड साउथ कोरियन मोबाइल गेम है जिसमें खुद को कोरियन लड़का या लड़की बताकर एडमिन बात करता है। इस गेम में 50 दिन में 50 टास्क दिए जाते हैं। शुरुआत में आसान टास्क दिए जाते हैं और धीरे धीरे टास्क का लेवल बढ़ता जाता है और आखिरी टास्क सुसाइड या ऊंची जगह से कूदना होता है। बच्चों के कमरे में फर्श पर फैमिली फोटोज बिखरी हुई हैं। कुछ पर क्रॉस मार्क है जो कोरियन लव गेम में एक टास्क होता है। इसमें पुरानी लाइफ और फैमिली को छोड़कर कोरियन कल्चर अपनाना होता है। पुलिस और पड़ोसी दोनों कह रहे हैं कि बच्चे कोरियन कल्चर से प्रभावित थी। इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ है। कोरियन गेम मतलब कि कोरियन में कुछ शब्द भी लिखे हुए हैं, दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो बेसिकली जो उस रात को मतलब जो पहले इंस्टेंस में जो एविडेंस कलेक्ट होता गया ना, उसमें अपने आप को मतलब प्रिंसेस भी बता रही हैं, मतलब फोटोग्राफ से, फिर उसमें ना तीनों बहनों का है। गाजियाबाद में 3 बहनों के सुसाइड ने पूरे देश के पेरेंट्स को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि बच्चों में गेमिंग एडिक्शन किसी एक परिवार की समस्या नहीं है। लोकल सर्कल सर्वे के मुताबिक शहरों में हर 2 में से 1 माता पिता मानते हैं कि उनके बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत है। सर्वे के मुताबिक करीब 30% बच्चे औसतन 3 घंटे से ज्यादा समय मोबाइल स्क्रीन या ऑनलाइन गेम खेलने में बिताते हैं। सर्वे के मुताबिक शहरों में 64% बच्चों में गेमिंग लत के कारण आक्रामकता के लक्षण दिखाई दिए हैं। गाजियाबाद की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन ये कोई ऐसी पहली घटना नहीं है। स्टडी के मुताबिक गेमिंग की लत के शिकार 17% बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी के लक्षण पाए गए हैं। भारत में साल 2023 से लेकर 2026 तक 100 से ज्यादा सुसाइड गेमिंग से जुड़े हैं। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आखिर बार बार मना करने के बाद भी आपका बच्चा मोबाइल गेम की लत क्यों नहीं छोड़ रहा है, तो इसकी वजह है मोबाइल गेमिंग का नशा, क्योंकि टास्क बेस्ड मोबाइल गेम्स वैसा ही नशा चढ़ाते हैं जैसा ड्रग्स लेने से चढ़ता है। आप इसे ऐसे समझिए कि गेमिंग और ड्रग्स दिमाग में डोपामाइन का लेवल तेजी से बढ़ाते हैं, जिसे खुशी का केमिकल कहते हैं। ड्रग्स की तरह गेमिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर ब्रेन पहले जितनी खुशी महसूस नहीं करता, इसीलिए ज्यादा खेलना पड़ता है। WHO ने भी गेमिंग डिसऑर्डर को मानसिक बीमारी माना है, जो ड्रग्स यूज डिसऑर्डर से मिलती जुलती है। WHO के मुताबिक गेमिंग डिसऑर्डर में बच्चे पढ़ाई और सोशल लाइफ से दूर हो जाते हैं, वैसे ही जैसे ड्रग्स के असर में होता है। कई रिसर्च कहती हैं कि गेमिंग दिमाग पर असर करने वाले ड्रग्स एडिक्शन से बहुत समान है। निम्हांस एम्स की स्टडी के मुताबिक मोबाइल गेमिंग कोकेन से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन माता पिता अक्सर यही सोचकर रह जाते हैं कि ये तो सिर्फ एक गेम है, इससे बच्चे का मानसिक विकास होगा, लेकिन असल में यही मोबाइल गेम्स आपके बच्चे को आपसे छीन लेते हैं। तो आपकी साइकोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी करती है और जो आपको विवश करती है कि आप कहीं ना कहीं सेल्फ हार्म करिए, अपना जीवन को अंत करिए। ये गेम्स जो हैं, जो उपभोक्ता हैं
उनको नंब कर देती हैं। मसलन कि जो यूजर्स हैं उनको आप एक गुलाम बना रहे हैं। भारत सरकार भी चेतावनी दे रही है कि बच्चे गेमिंग लत के शिकार हो रहे हैं। आर्थिक सर्वे 2026 में कहा गया है कि गेमिंग लत से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और कितना खराब हो रहा है इसका सबसे खौफनाक उदाहरण गाजियाबाद में 3 बहनों का सुसाइड है। इसीलिए अपने बच्चों को गेमिंग लत से बचाने के लिए जरूरी है कि सतर्क हो जाइए। बच्चा अगर मोबाइल गेम पर 3 घंटे से ज्यादा वक्त बिताए, गेम के चक्कर में स्कूल जाना, खाना भूल जाए, गेम बंद होने पर गुस्सा हो जाए, झगड़ा करे, पढ़ाई, खेल, दोस्त सब छोड़ दे, झूठ बोलकर मोबाइल गेम खेले, गेम के लिए बेचैन रहे, चिड़चिड़ा, उदास रहने लगे, तो समझिए कि आपके बच्चे को गेमिंग की लत लग चुकी है। WHO के मुताबिक अगर बच्चे में 12 महीने तक ऐसे लक्षण दिखे तो समझ जाइए कि आपके बच्चे को गेमिंग की लत लग चुकी है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा ब्रेन डेवलपिंग स्टेज पे होता है या ग्रो हो रहा होता है तो उसमें कई नए पाथवेज बन रहे होते हैं। इसलिए आउट ऑफ कंपल्शन वो कहीं ऐसे एक्शंस कर बैठते हैं जो उनके या दूसरों के लिए हानिकारक है। अपने बच्चे को मोबाइल गेमिंग की जानलेवा लत से बचाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, लेकिन कड़वा सच तो ये भी है कि बच्चों में मोबाइल गेम की लत के सबसे बड़े जिम्मेदार भी पेरेंट्स ही होते हैं। लोकल सर्कल सर्वे के मुताबिक 40% घरों में 8 साल तक के बच्चे स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पेरेंट्स खुद फोन में व्यस्त रहते हैं। एम्स रायपुर और BMJ स्टडी 2025 के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चे रोज 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं, जबकि 98% पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चों को मोबाइल फोन की लत के क्या खतरे हैं। वीवो स्विच ऑफ रिसर्च 2023 के मुताबिक 93% पेरेंट्स बच्चों को फोन के ज्यादा इस्तेमाल की छूट देने पर अपराध बोध महसूस करते हैं, लेकिन 88% पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से नहीं रोकते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गाजियाबाद की 3 बहनों का सुसाइड सिर्फ एक घटना नहीं है, ये केस स्टडी है, एक सीख है, ताकि आपके बच्चों को ना कहना पड़े सॉरी पापा, गेम नहीं छोड़ पाए। अपने आप में बेहद अफसोसनाक। सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर ऐसे कोई भी गेमिंग ऐप इस देश के भीतर चल रहे हैं जिसमें आखिरी टास्क अपनी जान ले लेना, सुसाइड करना होता है, तो तत्काल उस पर रोक लगाए। और अब आज का जनहित मंत्र, रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, गंवाना बेहद आसान। इसी के साथ जनहित में मुझे दीजिए इजाजत। ABP न्यूज आपको रखे आगे।